आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम को कौन कौन से ऑर्गन कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है किडनी, उसके बाद में आता है यूरेटर, उसके बाद में आता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। इसके अंदर इसकी पैरेन्काइमा या फंक्शनिंग यूनिट प्रेजेंट रहती है कॉल्ड नेफ्रॉन। जो यूरिन फॉर्मेशन करती है और यूरेटर जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट या जो भी प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है उसमें से जितने सॉल्यूट रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं, बचे हुए सॉल्यूट्स और वेस्ट प्रोडक्ट या वाटर को ये एक्सक्रीट करती है किडनी, और वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर बाय यूरेटर। और जब तक यूरिथ्रा उसको एक्सक्रीट नहीं करती है या बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं करती है तब तक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये स्टोरेज रहता है और ये पास का काम करता है और ये एक्सक्रीट करता है। तो ये ऑर्गन्स मेनली कंसिस्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम को। तो किडनी की यूरोलॉजी, इन सब की साइंटिफिक स्टडी, एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल कंडीशन यूरोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती है। यूरोलॉजी में क्या क्या आता है? यूरोलॉजी में आता है सर मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम प्लस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरोलॉजी की स्टडी में ये आता है। उसके बाद जो पर्सन इन सब की स्टडी करता है या फिर जो पर्सन वैलिड होता है उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। यूरोलॉजिस्ट। ये तो आ गया यूरिनरी सिस्टम की। अब अगर किडनी की सेपरेटली, अगर किडनी की अगर साइंटिफिक स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो किडनी की स्टडी को बोल देंगे नेफ्रोलॉजी। नेफर मीन्स किडनी और ओलॉजी मीन्स स्टडी। तो इसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वन बाय वन सभी ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले किडनी का देखते हैं। तो ये मान लो नेफ्रोलॉजी देख लेते हैं उसकी, किडनी की। तो सबसे पहले किडनी, जो भी इसके ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम के, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इन तीनों की वन बाय वन एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और उस पर कौन सी फार्मा इफ़ेक्ट करती है, फार्मेकोलॉजी डिस्कस करेंगे। और इन सब के अंदर अगर इन दोनों में चेंजेस होता है तो पूरे यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट आता है, इफ़ेक्ट इफ़ चेंज, वो क्या इफ़ेक्ट आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एसोसिएटेड ऑर्गन पे क्या डिस्कस, इस पे
इफ़ेक्ट आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस में पैथोलॉजी और फार्मालॉजी कैसे इफ़ेक्ट करती है और इसके अंदर नर्सेज का क्या रोल रहता है, नर्सेज रोल, तो ये डिस्कस करेंगे अपन इसके अंदर भी। अगर इसमें कोई फार्मा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नर्सेज क्या, इसमें प्रायोरिटी इसकी नर्सेज रहेगी, और पैथोलॉजी अगर कंडीशन हो रखी है तो उसमें नर्सेज प्रायोरिटी क्या रहेगी, ये सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ डिस्कस करने से पहले उसकी एनाटमी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपन शॉर्टली इसको किडनी की एनाटमी देख लेते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर, जैसे ईएसआई और आजकल जो नॉर्सेट चल रहा है नॉर्सेट के अंदर भी, तो बेसिक चीज़ भी पूछ लेते हैं, उसका साइज़ वेट कहाँ लोकेटेड होती है। तो किडनी के बारे में, यूरिनरी सिस्टम से का ऑर्गन किडनी, किडनी पे अपन डिस्कस करेंगे अब। तो किडनी के लिए कैसा ऑर्गन है सर, ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। शेप कैसी रहती है, बीन शेप। कलर इसका रेडिश, रेड कलर का रहता है। और लोकेटेड कहाँ रहती है, जस्ट अबव वेस्ट, जस्ट अबव वेस्ट पे लोकेटेड रहती है। और वर्टिब्रा में अगर देखें तो वर्टिब्रा की मार्किंग कहाँ तक रहती है, तो T12 से लेके L3 तक किडनी रहती है। और इसकी एक चीज़ और है कि ये बॉडी के जो एब्डोमेन है वो पेरिटोनियम से प्रोटेक्टेड रहता है। पेरिटोनियम प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन ये जो किडनी है ये पेरिटोनियम के बिहाइंड प्रेजेंट रहती है। तो इसका एंटीरियरली अगर देखें तो पेरिटोनियम आ गया, पोस्टीरियर देखें तो एब्डोमेन मसल आ गए, एब्डोमेन मसल या लोअर वॉल ऑफ एब्डोमेन आ गया, मसल एंड पोस्टीरियर वॉल हो गई। इसलिए इसे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी बोलते हैं। तो ये कौन सा है, रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। अब इसमें क्या रहता है कि जब ये T12 से L3 तक रहेगी तो जो रिब्स है वो थोड़ा सा इन्फीरियरली इसमें रिंग में रहेंगे। तो T11 एंड T12 दोनों जो रिब्स हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, पार्शियली प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन दोनों के प्रोटेक्शन की वजह से अगर कभी किसी इंजरी में अगर T11 और T12 अगर फ्रैक्चर्ड होते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस किडनी पेनेट्रेट होने के या किडनी इंजरी के रहते हैं। तो अगर कोई पेशेंट अगर T11 और T12 के साथ आता है तो उसके अंदर किडनी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा मोस्टली होते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग में आ जाती है कंडीशन। तो इसलिए इन सब के साइन सिम्टम भी मेजर किए जाते हैं T12 और T11 फ्रैक्चर के अंदर। ये तो होगी इसकी नॉर्मल डिस्कशन। अब इसके बाद अगर एक्सटर्नल इसकी एनाटमी देखें किडनी की, तो एक्सटर्नल एनाटमी में क्या है, इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 10 से 12 सेंटीमीटर।
और विड्थ इसकी जो रहेगी, इसकी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस इसकी 3 सेंटीमीटर, 1 इंच हो गया, 2 to 3 इंच हो गया। ठीक है, और इसका जो वेट रहेगा सर 135 से 150 ग्राम तक, यानी 4.5 to 5 ओज। एक ओज बराबर इक्वल होता है 30 ग्राम। 1 ओज इक्वल टू 30 ग्राम। एक्सटर्नल में इसका ये तो साइड शेप आ गया, रेडिश कलर का होता है, प्रेजेंट कहाँ रहता है बता दिया। उसके बाद वर्टिब्रा कोलमन पे कहाँ लोकेटेड रहती है, और इसकी जो किडनी होती है इसकी 2 शेप होती है। ये मान लो आप कि अगर किडनी है तो इसकी 2 साइड शेप होती है इसकी। एक तो जो कैविटी फॉर्म कर रही है इस साइड से, इसको तो बोलते हैं कॉनकेव, जैसे लेंस की होती है ना उस हिसाब से। और ये जो है ये कॉन्वेक्स शेप है। तो जो कॉनकेव शेप है, बोथ किडनी की कॉनकेव शेप वर्टिब्रा के फेस रहती है। कॉनकेव साइड से फेस रहेगा वर्टिब्रा के, ये वर्टिब्रा है तो दोनों साइड से जो किडनी है वो वर्टिब्रा को फेस करेगी कॉनकेव शेप से। इस तरीके से, ठीक है। तो कॉनकेव शेप वर्टिब्रा फेस रहेगा। इसके बाद जो आता है ये मान लो आपका किडनी है, तो ये कॉनकेव साइड हो गई, ये कॉन्वेक्स साइड हो गई, ये इसका सुपीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। तो इस साइड में वर्टिब्रा प्रेजेंट रहेगी, ये इधर वर्टिब्रा कोलमन हो गया। ये जो इसके अंदर इंडेंटेशन प्रेजेंट है, यानी दांतेदार जो इसमें ये एक टाइप का एक स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर से ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल यानी आर्टरी, रीनल वैन, ये रीनल आर्टरी और ये रीनल वैन हो गया, और ड्रेन हो गया, लिम्फ ड्रेन हो गया, और उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई हो गई। तो ये सब इसके अंदर जिस स्पेस से ये इंटर होता है आउट होता है, और एक इंडेंटेशन प्रेजेंट रहता है किडनी की कॉनकेव साइड की तरफ, उसको बोलते हैं हाइलम। इसको बोलेंगे, जो ये पोर्शन है इसको बोलेंगे हाइलम, बाहर की साइड से हाइलम। ठीक है, ये हो गया हाइलम। अब जो ईच किडनी है, दोनों किडनी की साइड से सबसे इनर मोस्ट जो उसकी होती है लेयर यानी कोट, ये जो सबसे इनर लेयर है, डीप लेयर है, ये होती है रीनल कैप्सूल। सबसे जो डीप लेयर प्रेजेंट रहती है ये इनर लेयर, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो ये होगी सर रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल क्या है? रीनल कैप्सूल सर ट्रांसपेरेंट है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इरेगुलर टिश्यू है, डेंस टिश्यू है, शाइनी लेयर होती है,
शाइनी लेयर होती है रीनल कैप्सूल, इनर मोस्ट होती है, प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है और हार्ड होती है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी आउटिंग कवरिंग करती है, जो जस्ट इसके बाद आउटर कवरिंग करती है, वो होता है एडिपोज टिश्यू का। तो एडिपोज टिश्यू रीनल कैप्सूल की आउटर लेयर प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, जिसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। ये शॉक प्रिवेंटिव है, शॉक से बचाते हैं किडनी को, इंजरी से बचाते हैं, और सबसे मेन बात की ये किडनी को उसकी मेन पोजीशन पे लोकेट करके रखते हैं या होल्ड करते हैं, फ्रेमली होल्ड करते हैं इसको। तो जो फ्रेमली होल्ड करते हैं या मेन जगह पे जहाँ पे इसकी पोजीशन होनी चाहिए, लोकेट होना चाहिए, वहाँ इसको लोकेट करके रखते हैं। तो ये लेयर है जी एडिपोज टिश्यू की, तो इसको बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल। ठीक है, तो एडिपोज कैप्सूल का क्या काम है सर? तो एडिपोज कैप्सूल सर होल्ड करता है इसको फ्रेमली, और प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो एक और आउटर कवरिंग रहती है वो वापस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ही रहता है। ये इसकी थर्ड आउट कवरिंग है जो एडिपोज टिश्यू को कवर करती है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रीनल फैसिया, रीनल रीनल फैसिया। तो रीनल फैसिया सेम प्रोटेक्ट करती है कौन सी है ये सर? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है ये। और इसकी जो इनर मोस्ट लेयर जो मैंने बताई आपको, इसको मैं हाइलम के जो ब्लड वेसल है ये सब एक बार हटा देता हूँ। जो मैंने इसकी इनर मोस्ट लेयर बताई अभी, जो रीनल कैप्सूल है, ये रीनल कैप्सूल कंटिन्यूस रहता है, रीनल कैप्सूल की ही कंटिन्यूस कवरिंग रहती है, किससे? यूरेटर के साथ। ये स्ट्रक्चर तो है यूरेटर और कवर्ड विद रीनल कैप्सूल। ठीक है, और ये जहाँ से निकल रहा है वो है इसका हाइलम पार्ट किडनी का। और ठीक है, तो ये हो गया रीनल फेशिया। तो रीनल फेशिया सबसे आउटर लेयर है, रीनल कैप्सूल सबसे इनर लेयर है। और अगर कुछ कंडीशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जैसे मोर देन फीमेल, तो फीमेल के अंदर मतलब एक कंडीशन होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, जो थिन पर्सन होते हैं या जिसमें फैट कम होती है, तो उनमें क्या रहता है कि जो एडिपोज कैप्सूल है और ये जो रीनल फेशिया है, जो दोनों किडनी को होल्ड करने का काम कर रही है, ये दोनों एब्सेंट रहते हैं या बहुत ही वीक रहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि किडनी होती है वो ड्रॉप हो जाती है, और फ्लोटिंग किडनी की कंडीशन में आ जाती है। उसको बोलते हैं फ्लोटिंग किडनी या रीनल पटोसिस, रीनल पटोसिस। तो रीनल पटोसिस
क्या है कि किडनी का ड्रॉप हो जाना। तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से ड्रॉप हो जाएगी और इसमें यूरेटर में क्या होगा, ट्विस्ट आ जाएगा। तो ट्विस्ट आने के बाद ये क्या है, ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये घूम जाए यहाँ से तो ये ट्विस्ट आने पे ये ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने पे जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो आगे पास नहीं हो पाएगा, और पास नहीं होने की वजह से जो किडनी के अंदर जो फ्लो है वो बढ़ेगा। अब इसमें बढ़ने की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन आ जाएगी, किडनी में पानी भर जाएगा, और बैक फ्लो की वजह से किडनी डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं, और ये पेनफुल कंडीशन भी रहती है। तो ये मोस्टली थिन पर्सन में पाया जाता है रीनल पटोसिस। इस पर क्वेश्चन पुट किया गया है कई बार। अब इसकी जो इनर स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। इनर में अगर आप देखोगे तो इसके दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, एक रीनल कोर्टेक्स, एक रीनल मेडुला। किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है तो इट मीन्स कि ये पेरिटोनियल से पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहती है और पीछे इसके एब्डोमेन में से रहते हैं। तो अगर आप एंटीरियरली अगर इन साइज करके और अगर अंदर से विजन करोगे तो आपको दिखेगा कि जस्ट पेरिटोनियम के बाद अगर इधर से आप इंसिजन लगा के आओगे तो ये खोलने के बाद जस्ट पेरिटोनियम के बाद जो लेयर आती है वो होती है रीनल फेशिया। तो रीनल फेशिया एज ए रीनल को पेरिटोनियम की तरह भी प्रोटेक्ट करके रखती है। ये लीवर की पेरिटोनियम। तो ये इसके जस्ट बाद एंटीरियरली अगर आप इसको देखोगे, सुपाइन में अगर एंटीरियरली अगर आप देखोगे तो जस्ट पेरिटोनियम के बाद ये प्रेजेंट रहता है। तो ये दोनों नियर बाई लेयर रहती है। अब इसमें जो इनर इसकी लेयर देखें तो इसमें इनर में क्या रहता है कि इनर में दो पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, एक तो होता है रीनल कोर्टेक्स और एक होता है रीनल मेडुला। मेडुला मेडुला जिनसे मिल के बनता है वो होते हैं कॉन्सेप्ट रीनल पिरामिड्स, जो रीनल कोर्टेक्स के साथ मिलके रीनल पेरेन्काइमा का निर्माण करते हैं। रीनल पेरेन्काइमा क्या होता है, कोई भी ऑर्गन की पेरेन्काइमल सेल होती है। पेरेन्काइमल सेल मीन्स कि जो उस ऑर्गन की फंक्शनिंग यूनिट फॉर्म करती है, या जिन सेल की वजह से उस ऑर्गन की फंक्शनिंग यूनिट बनती है उसको पेरेन्काइमा बोलते हैं उस ऑर्गन का। तो रीनल का जो पेरेन्काइमा है वो कोर्टेक्स और मेडुला दोनों पार्ट से मिलकर बनता है, क्योंकि जो इसकी फंक्शनिंग जो यूनिट है नेफ्रॉन, जो इसकी फंक्शनिंग यूनिट नेफ्रॉन है वो कोर्टेक्स और इसमें उसका पार्ट कोर्टेक्स और मेडुला दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए कोर्टेक्स और मेडुला दोनों मिलके रीनल पेरेन्काइमा का निर्माण करते हैं। अब जो मैंने ये रेड कलर में आपको जो स्ट्रक्चर शो किया है ये है सर पिरामिड्स जो कॉन्सेप्ट है इसका जो ये पार्ट है। अगर मैं एक पिरामिड आउटसाइड में बनाऊँ तो इसका जो ये पार्ट है ये इसका बेस है, ये इसका अपेक्स है। बेस इसका वाइड है और ये अपेक्स इसका नैरो है, ठीक है। और इसका जो अपेक्स पार्ट रहता है वो हाइलम की तरफ फेस करके रहता है, हाइलम और रीनल पेपिला की तरफ, रीनल पेपिला और हाइलम की तरफ फेस रहता है इनका। ठीक है। और इसके बाद क्या रहता है कि जो कोर्टेक्स है वो आप मानो कि जो स्टार्टिंग में रहता है। अगर आप इसको रीनल फेशिया को कट करोगे उसके बाद एडिपोज टिश्यू आएंगे उनको कट करोगे, उनके बाद रीनल कैप्सूल आएगा,
तो रीनल कैप्सूल को अगर आप कट करोगे तो उसके बाद एक लाइट रेड कलर का पार्ट प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स रहता है जी रीनल कैप्सूल से लेके, रीनल कैप्सूल इनर साइड से लेके और बेस ऑफ द पिरामिड तक। तो यहाँ से लेके ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। इस स्पेस को फुल किडनी में रीनल कोर्टेक्स बोलेंगे। और इसकी जो बाउंड्रीज रहती है वो रहती है, ये जो स्पेस है मेडुला के जस्ट नियर जो स्पेस है इसको बोलते हैं जेक्स्ट्रा मेडुलरी स्पेस जोन, और ये है कोर्टिकल जोन। तो कोर्टिकल जोन टू जेक्स्ट्रा मेडुलरी जोन तक जो स्पेस है वो है रीनल कोर्टेक्स का। इसके बाद जो पिरामिड को अगर आप रीनल मेडुला को अगर अपन देखें तो ये रीनल मेडुला का जो रहता है वो रहता है बेस ऑफ रीनल पिरामिड टू अपेक्स ऑफ बेस ऑफ रीनल पिरामिड से अंदर तक का जो पार्ट रहता है वो रीनल मेडुला रहता है। ठीक है, तो ये अंदर का पार्ट जो रह गया वो रीनल मेडुला। अब रीनल मेडुला में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं किडनी के अंदर, वो नेफ्रॉन्स ऐसे रहेंगे कि अगर आप नेफ्रॉन को देखोगे तो नेफ्रॉन मोस्टली 80% नेफ्रॉन होते हैं वो कोर्टेक्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, अपर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। और अपर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स में रहते हैं और इसकी जो लूप ऑफ हेनले हैं वो अपर पार्ट ऑफ मेडुला में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो 80% जो नेफ्रॉन्स रहते हैं वो इस हिसाब की पोजीशन में रहते हैं कि उसका अपर पार्ट ऑफ मेडुला में ही उसका लूप ऑफ हेनले कंप्लीट हो जाती है, और ओनली जो कलेक्टिंग डक्ट है वो जाके पेपिली डक्ट से मिलती है, और पेपिली डक्ट है वो बाद में पेपिला में ड्रेन होके और कैलिक्स में गिरती है और यूरिन को पास करते हैं। तो अगर इस पिरामिड को अगर वाइड बनाए थोड़ा सा समझने के लिए, तो इसमें क्या रहेगा कि जो ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन जिनसे कनेक्ट हो रहा है वो है पेपिलरी डक्ट। ये मान लो पेपिलरी डक्ट है, तो एक पेपिलरी डक्ट से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आके कनेक्ट होते हैं। तो इसमें ये मान लो कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट होने का जगह है, और इनमें कितनी भी कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट हो सकती है। और ये पेपिलरी डक्ट है, इसको पिरामिड्स में ये होगी पेपिलरी डक्ट। ये पेपिलरी डक्ट जहाँ पे जिसके थ्रू रीनल कैलिक्स में गिरती है उसको बोलते हैं कैलिक्स। इसके बाद ये जो कंटिन्यू रहती है वो है माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो माइनर कैलिक्स के साथ ये जो पेपिलरी डक्ट है, ये पेपिला इसकी ओपनिंग रहेगी, पेपिला के थ्रू ये माइनर कैलिक्स में यूरिन को ड्रेन करेगी। तो ये माइनर कैलिक्स आ गया, और ये माइनर कैलिक्स आपस में मिलके 4 से 6 माइनर कैलिक्स एक साथ मिलके एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। 4 से 6 माइनर कैलिक्स एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। और जहाँ पे माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स से कनेक्ट हुए, मेजर कैलिक्स फिर एक बेसिन टाइप जो जगह पे एक ओपन स्पेस में मिलता है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो ये स्पेस रहेगा रीनल पेल्विस। पेल मीन्स बेसिन।
ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा और इजी करें तो इसका आउटर पोर्शन एक बार अगर हटा दें, इसको और इजी करें, तो इसमें देखेंगे आप, ये मैं रिंग हटा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले क्या रहता है कि ये जो पोर्शन है ये रहता है रीनल कोर्टेक्स, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन रहेगा वो रहेगा रीनल मेडुला। ठीक है। जो फंक्शनिंग यूनिट प्रेजेंट रहेगी वो रहेगी कोर्टेक्स टू मेडुला। तो फंक्शनिंग यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन कोर्टेक्स टू मेडुला प्रेजेंट है, कोर्टेक्स टू मेडुला। पर 80% मोस्टल नेफ्रॉन इसकी लूप ऑफ हेनले अपर पार्ट ऑफ मेडुला में कंप्लीट हो गए आ जाती है। इसकी जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स हैं, डीसीटी है, कन्वर्टेड मीन्स कोइल्ड, बहुत सारे कोइल्स इसमें होते हैं स्पेस बढ़ाने के लिए। तो ये जो प्रेजेंट है ये इसमें कोर्टेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओनली 20% जो नेफ्रॉन है उनका लूप ऑफ हेनले डीप जाता है, डीप मेडुला तक जाता है, ओनली 20% नेफ्रॉन का। तो इसमें जो अपर पार्ट में जो जो कैपिलरीज जो सप्लाई रहेगी वो तो रहेगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और जो जो नेफ्रॉन डीप जा रहा है उसके अंदर जो कैपिलरी सप्लाई रहेगी उसको पेरीट्यूबुलर के बाद बोलेंगे वासा रेक्टा। तो ये रहेगा वासा रेक्टा। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये इसको देखो तो जो पोर्शन है ये कोर्टेक्स है, ये मेडुला यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो मेडुला है, मेडुला में जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पेपिलरी डक्ट से कनेक्ट होती है। ईच नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पेपिलरी डक्ट से कनेक्ट हो जाती है, और एक पेपिलरी डक्ट से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन की बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आके कनेक्ट होती है एक पेपिलरी डक्ट से। और हर एक पेपिलरी डक्ट पेपिला के थ्रू माइनर कैलिक्स में ड्रेन होती है, और माइनर कैलिक्स यानी 4 से 6 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। तो 4 से 6 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स का निर्माण किया, तो ये हो गए माइनर कैलिक्स। ये मान लो माइनर कैलिक्स, माइनर कैलीज, और ये हो गए माइनर मतलब सिंगल को माइनर कैलिक्स बोलेंगे, और इसका जो प्लूरल होगा उसको कैलिज। तो ये माइनर कैलिक्स, और 4 से 6 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। और एक मेजर कैलिक्स, तो हर एक किडनी के अंदर क्या होगा, 8 से 18 तो माइनर कैलिक्स होंगे, और 2 से 3 मेजर कैलिक्स होंगे, 2 से 3 मेजर कैलिक्स होंगे। तो ये जो आगे पोर्शन है ये माइनर टू मेजर कैलिक्स हो गया। अब जो मेजर कैलिक्स वो क्या होता है, अब 2 से 3 जब मेजर कैलिक्स हैं तो ये कहीं ना कहीं तो एक होंगे, एक होके यूरेटर का निर्माण करेंगे। तो जहाँ पे ये एक होंगे, अभी चलो यहाँ देख लो, ये यूरेटर बनाया था अपन ने, ये यूरेटर बनाया था, तो यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये यूरेटर बन गया। इसके अंदर जो ये जो मेजर का जो है ये दोबारा बनाते हैं इसको। जैसे ये बन गया पेपिला, ये पेपिला के बाद ये आ गया माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स आ गए।
ये 2 से, जो ये माइनर कैलिक्स है, जैसे ये माइनर कैलिक्स, यहाँ पे ये तो हो गया माइनर कैलिक्स, ठीक है, ये तो हो गया इसका माइनर कैलिक्स। और जो माइनर कैलिक्स है ये तो हो गया इसका माइनर कैलिक्स, और ये जो आगे ये माइनर कैलिक्स और ये बन गया मेजर कैलिक्स। अब ये मेजर 2 या 3 जो मेजर कैलिक्स प्रेजेंट रहते हैं ईच किडनी में, ये आगे जाके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो बेसिन की तरह शो होती है, एक कैविटी की तरह और बेसिन की तरह लगती है, तो उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो ये हो गया, ये पोर्शन बन गया रीनल पेल्विस, और ये रीनल पेल्विस आगे यूरेटर के रूप में कंटिन्यू हो जाती है। तो ये आ गया इसका यूरेटर पोर्शन, ठीक है, ये हो गया यूरेटर। अब इसमें क्या है कि ये देखो, अब इसमें रीनल लोब, रीनल सेगमेंट, सेगमेंट तो आप मान लो कि कोई भी किडनी है उसका सुपीरियर इन्फीरियर 2 सेगमेंट में आ गई है, ठीक है। इसके बाद जो रीनल लोब बनता है वो कैसे होता है कि देखो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कोटेक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मेडुला हो गया। तो एक लोब में रीनल मेडुला भी होगा, रीनल कोटेक्स भी होगा। तो इन दोनों का जो स्पेस है, एक पिरामिड से दूसरे पिरामिड के जो बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं रीनल कोल्यूमन। तो इस पिरामिड से इस पिरामिड के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं रीनल कोल्यूमन, रीनल कोल्यूमन्स, ठीक है। इस पिरामिड से इस पिरामिड के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं रीनल कोल्यूमन्स। अब जो ये रीनल कोल्यूमन्स है, एक पिरामिड से दूसरे पिरामिड के बीच के स्पेस को बोलेंगे रीनल कोल्यूमन्स। अब जो एक लोब है वो कैसे बनेगा, एक लोब बनेगा जी, आप हाफ कर दो रीनल कोल्यूमन्स को कोटेक्स तक, जिसमें 1/2 रीनल कोल्यूमन, 1 पिरामिड और उसका ऊपर का जो कोटेक्स पार्ट है, ये सब मिलके लोब का सिंगल लोब हो गया, ये रीनल लोब हो गया, ये बनेगा रीनल लोब। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है किडनी की वो है। इसके बाद इसमें अब जो आगे डिस्कस करेंगे वो है इसकी ब्लड सप्लाई, वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।